गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आप लोगों की साइंस टीचर। और जो आजकल हम साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी है प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ें पहले देखें, उन लेक्चर्स को देखें, उन टॉपिक को देखें, क्योंकि सारा ही जो टॉपिक है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बेटर है कि आप इसको लाइन वाइज जो है अपने सिलेबस को देखें। तो हमने पिछले कल जो है वो क्या किया था, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, घर्षण बल। अभी जब हमने बल का चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने बोला कि हमारे पास बहुत तरह के बल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम अब जो बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट बल या इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं हमारे इधर उधर, उनके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। तो पिछले कल हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में यानी कि घर्षण बल के बारे में। तो आज जो हम बल लेके आए हैं या पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्व बल। अब अगर सोचा जाए कि ये किस तरह का बल है, क्या है, तो सबसे पहली बात तो जो हमारा गुरुत्व बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इतना इम्पॉर्टेंट फोर्स है कि अगर ये ना हो तो शायद हमारी पृथ्वी पे जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। शायद अगर ये बल ना होता तो हमारा ब्रह्मांड भी ना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यही बल है जिसने सभी चीज़ों को एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो आकर्षक करके रखा है, अपने आसपास रखा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य है हमारा, जो सूर्य ने हमारे सोलर सिस्टम बना के रखा है, ठीक है। सूर्य हमारे सूर्य के पास 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, और उसके अलावा कई बहुत सारे स्टार्स हैं, बीच में हमारे पिंड हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। ये 8 प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सूरज के पास एक ऐसा फोर्स है, सूरज के पास ऐसा बल है जिसकी वजह से इसने इन सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षक करके रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, और ये उनको अलाउड कर रहा है कि वो उनके चक्कर मारे, ठीक है। अब वो बल कौन सा है जो सूरज के पास है? वही बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। सूरज के पास यही बल तो है जो इतनी सारी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द घुमा के रखता है, ठीक है, अपने आसपास रखता है। अब वैसे ही क्या पृथ्वी के पास, क्या और प्लैनेट्स के पास भी ये बल है? हाँ। अगर जब दो चीज़ों के पास ये बल है तभी तो वो आपस में जो है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षक करके रखती है। अब अगर पृथ्वी की बात की जाए, ठीक है, तो पृथ्वी के पास कौन है? हमारा चांद, ठीक है। तो चांद जो है, हमारा मून जो है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी के पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी के पास भी एक आकर्षण बल है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने चंद्रमा को अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या करके रखती है, उसको घुमा के रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरा ब्रह्मांड जो बना है ना वो एक बल पे टिका है, और उस बल का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल। तो ये बल ना होता तो ब्रह्मांड ना होता। क्यों इतने बड़े बड़े पिंड जो हैं वो ऐसे मतलब पूरे ऐसे ऊपर बस एक जगह पे, मतलब वो खड़े नहीं हैं और वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भी वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिंपली एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि इनके पास बल है। अब अगर आप लोगों को याद है कि हमने जो पिछला बल पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल जो पढ़ा, ठीक है ना, हमने उस घर्षण बल के बारे में क्या पढ़ा? घर्षण बल भी बहुत
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बल है, ठीक है ना। उसके बिना भी जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होता तो शायद लाइफ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो कहाँ से सूरज होता, कहाँ से पृथ्वी आती, कहाँ पृथ्वी के अंदर हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल का फोर्स ही तो है, ठीक है ना। अब ये ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है। और जो बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो ये है कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैली है, सारे हमारे पूरी जगह पे फैली है। फिर भी ग्रेविटेशन की जो फोर्स है, गुरुत्व बल जो है, उसे हम सबसे ज़्यादा वीकेस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा कैसा है, इसका जो हमारा मान है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वीक जो बल है, सबसे ज़्यादा जो मतलब कह सकते हैं ऐसा बल जिसकी जो वैल्यू है, जो जिसका मान जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत कम है। तो वो इसलिए है क्योंकि उतना ही गुरुत्व बल हमें चाहिए अपने आसपास या अपने जीवन में, इतना ही गुरुत्व बल चाहिए। अगर गुरुत्व बल ज़्यादा हो गया, मान लीजिए जो मान गुरुत्व बल का भी है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास है, अगर वो वैल्यू बढ़ गई तो जीना हो जाएगा बहुत मुश्किल। क्योंकि हम लोगों को क्या होगा, उससे क्या होगा, उस बल से ऐसा होगा कि हम जो है ना, हमें चलने में भी दिक्कत होगी, हमें खाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगेंस्ट काम करना, ठीक है। हमें पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, तो वो काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है अभी हमारे पास वो बहुत है, ठीक है। वो बढ़ना नहीं चाहिए और वो घटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब पिछले कल जो हमने पढ़ा वो था फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो घर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा कि जो घर्षण बल है वो एक ऐसा बल है जो तभी काम करता है जब चीज़ें संपर्क में होती हैं, ठीक है। ये बात पढ़ी हमने, ठीक है। अब अगर इस बल को आप देखें तो ये एक ऐसा बल है जो तब काम करता है जब कोई दो चीज़ें आपस में संपर्क में होती भी नहीं है, ठीक है। मतलब चीज़ें संपर्क में हो या चीज़ें संपर्क में ना हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर जगह है और ये हर जगह काम करती है। तो देख लेते हैं एक बार, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल बल है, जो गुरुत्व बल है, वो किस तरह का बल है, आकर्षण बल, मतलब एक दूसरी चीज़ों को खींचने वाला, ठीक है ना। एक बल होता है जो अपने से दूर फेंकता है, ठीक है ना। तो ये कैसा बल है, ये ऐसा बल है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है कि जो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, वो किस तरह का बल है, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स। ये ऐसा बल है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ देखें कि यह एक ऐसा बल है जो कैसा है, नॉन कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। ये कैसी फोर्स है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा बल है जो बिना संपर्क के काम करता है, ठीक है। बिना संपर्क के भी जो बल काम करे वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर ये बल है, होना चाहिए तो चीज़ें संपर्क में हो, नहीं, ये बिना उसके भी काम करता है। अब हमारा सूरज जो है, ठीक है ना, सूरज तो यहाँ है, ठीक है ना। और सूरज के इर्द गिर्द जो हमारे 9 ग्रह हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है। अब ये सूरज, सन तो यहाँ है, सूरज तो बीच में है और इसके इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सन से ये 9 जो 8 प्लैनेट है वो चिपके हुए हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है। ये दूर से भी ये बल काम कर रहा है, ठीक है। सोचिए सूरज यहाँ है और उसके बाद जुपिटर कहाँ है, ठीक है, फिर भी ये जो गुरुत्व बल है वो काम कर रहा है, ठीक है। सूरज ने अपनी ओर इसको खींच कर रखा हुआ है। तो इससे यही बात समझ आती है कि ये जो बल है वो कैसा है, नॉन कंटैक्ट, ठीक है, बिना संपर्क के काम करने वाला बल जो है वो कौन सा है, गुरुत्व बल, ठीक है। अब लास्ट जो रहता है वो ये है कि यह बल जो है वो संरक्षी बल भी है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक ऐसा बल है जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा बल है जो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बिंदु क्या है, ठीक है। प्रारंभिक मान लीजिए एक चीज़ ये है, ठीक है, और एक चीज़ ये है, ठीक है। मान लीजिए कि एक चीज़ ये है, ठीक है, और एक चीज़ ये है। अब इनके बीच में क्या है, गुरुत्व बल है, ठीक है। अब गुरुत्व बल को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने इसको कैसे खींच के रखा है या इसने इसको कैसे खींच के रखा हो है, ठीक है। बस हमें पता है कि हाँ इन दो चीज़ों के बीच में एक बल काम कर रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व बल। सबको पता भी इनके बीच में एक बल काम कर रहा है। ये दो चीज़ें जो है, ठीक है ना, मान लो अगर ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है कहीं दूर, ठीक है, ये हमारा सन और ये हमारी पृथ्वी। सोचिए सन और पृथ्वी कितने दूर है, ठीक है ना। सन बहुत दूर है पृथ्वी से, लेकिन फिर भी आकर्षण बल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि इस बल को जो है ना हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है, संरक्षी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता कि सूरज और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्व बल आया वो किस तरह से आया। हो सकता है ये गुरुत्व बल जो लगा इनके बीच में वो कुछ ऐसे लगा हो, ऐसे आया हो, ठीक है। तो गुरुत्व बल जो है ना वो इसी चीज़ पे ही डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है जिनके बीच में ये बल है वो कहाँ है, बस वो कहाँ है, इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। बाकी इसे कि ये बल जो है वो कौन सा पाथ लेके आया है या वो किस मार्ग से आया है, इस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा बल जो केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ही जो है डिपेंड करता है, इसलिए इसे बोलते हैं संरक्षी बल। तो यहाँ से तीन बातें जो है निकल के आई हैं हमारे सामने कि ये एक ऐसा बल है, ठीक है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, वो एक ऐसा बल है जो दो पिंडों के बीच लगने वाला कैसा बल है, आकर्षण बल है, ठीक है। दूसरा संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और तीसरा नॉन कंटैक्ट फोर्स है, ठीक है, यानी कि बिना संपर्क के काम करने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना, जैसे कि आपको वो बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व बल किस तरह का बल है, ठीक है ना। नीचे चार ऑप्शन होंगे, उसमें संरक्षी बल होगा, असंरक्षी बल होगा, ठीक है, रिपल्सिव होगा और एक होगा उसमें संपर्क बल। तो आपको उसमें आंसर मार्क करना होगा, ठीक है। जैसे कि वो पूछे आपसे कि बल कैसा बल है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन इसके आएंगे, ठीक है, जैसे कि संरक्षी बल बी आ जाएगा, असंरक्षी बल, ठीक है। सी ऑप्शन आ गया संपर्क
बल, और डी ऑप्शन आ गया आपका रिपल्शन फोर्स। ठीक है, रिपल्शन हिंदी में इसको रिपल्शन किसी चीज को जो संपर्क बल, और चौथा आ जाएगा प्रतिकारक बल। ठीक है, प्रतिकारक बल जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, संरक्षी बल हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो ये हो गया कंजर्वेटिव, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव, और संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से ये चीज़ बनती है, इसलिए ये आपको बताया गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की या डीप समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन वहाँ से उतने ही बन के निकलते रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल कैसा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा बल है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, संपर्क बल है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, या ये एक प्रतिकारक बल है, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं। और अगर आपको याद है, ठीक है ना, अगर आपको याद है कि जो हमारा गुरुत्व बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 3 तरह का होता है। या तो वो संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा बल जो सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ही जो है डिपेंड करता है, या वो है आकर्षण बल, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के से आकर्षण करने वाला बल है, या नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना संपर्क के काम करने वाला बल है। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो हमारे पास है वो है संरक्षी बल। तो गुरुत्व बल जो है वो एक संरक्षी बल है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है ना, और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहीं से जो है इन 3 पॉइंट से आपके क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इस चीज़ को याद रखें हमेशा कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक संरक्षी बल है, आकर्षण बल है, और बिना संपर्क के काम करने वाला बल है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा न्यूटन का गुरुत्व बल। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का एक नियम दिया। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो यही है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, गुरुत्व बल का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन जो थे हमारा, उन्होंने इसका जो नियम था वो हमारे सामने रखा। ठीक है, तो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो काफ़ी फेमस रहा। ठीक है ना, और इसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि इसका नियम, ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया? न्यूटन। अब देखते हैं कि उसने अपने लॉ के अंदर बोला क्या। ठीक है, सबसे पहले देखिए, किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब थोड़ा फिर से देखते हैं, किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 कण है, ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारे पास एक कण ये है, ठीक है, और दूसरा कण हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किन्हीं 2 कण,
हमने वो दो कण ले लिए, ठीक है। किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। ये हमें पता है कि अगर हमने दो कण लिए हैं तो इनके बीच में क्या है, कुछ आकर्षण बल है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इन दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, ठीक है। उन कणों के द्रव्यमानों, द्रव्यमान इंग्लिश में मास, के समानुपाती, समानुपाती यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन कणों के जो द्रव्यमान है, मान लीजिए ये कण है, इसका द्रव्यमान जो है वो है m1, ठीक है, और ये कण है जिसका द्रव्यमान जो है वो क्या है m2, ठीक है। तो दो कण जो है हमारे पास, उन दो कणों का द्रव्यमान क्या है m1 और m2। तो ये क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं इन दो कणों के बीच एक जो आकर्षण बल था वो क्या था F, ठीक है, F कोई बल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो आकर्षण बल है वो समानुपाती है इन दो कणों के द्रव्यमान के। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। अगला क्या बोला है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इन दो जो ये दो कण हैं, इन दोनों कणों के बीच की दूरी के, ठीक है, मान लीजिए इन दो कणों के बीच में जो दूरी थी वो किससे दिखा देते हैं हम, r से। मान लीजिए r दूरी थी इनके बीच में, जो भी दूरी थी हम मान लेते हैं r दूरी थी, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, दूरी हो गया आपका डिस्टेंस, वर्ग मतलब क्या हो गया स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये बल जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये कहाँ आ गया नीचे, ठीक है। तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये था न्यूटन द्वारा दिया गया गुरुत्व का नियम, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आप इजीली जो है चीज़ें बना सकते हैं खुद से, ठीक है। यही नियम था जो हमारे पास न्यूटन ने दिया था कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, कोई भी आकर्षण बल है जिसको हमने क्या मान लिया कि वो बल क्या है F, ठीक है, उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, द्रव्यमानों के क्या होता है समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है इन्वर्सली, तो उसको कहाँ लिखेंगे नीचे। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन का नियम, न्यूटन द्वारा ग्रेविटेशन का जो नियम दिया गया उसे इस तरह से जो है उसने लिखा। अब ये जो साइन है हमारे पास, इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये जो साइन है इसे हटाना पड़ता है, ठीक है ना। हमें पता है कोई भी चीज़ को अगर हमने बराबर दिखाना है कि ये चीज़ इसके बराबर है तो हमें कौन सा साइन चाहिए, बराबर के लिए तो हमें इक्वल का साइन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस साइन को इक्वल में बदला जाए तो कुछ एक वैल्यू लगानी पड़ती है, ठीक है। और इसी के लिए ये बना F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें एक वैल्यू, एक चीज़ देनी पड़ती है इसमें, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ती है। तो उस वैल्यू जो इस में दी गई, इस फॉर्मूले के अंदर दी गई वो था g, ठीक है। अब इस g के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है, लेकिन पहले इम्पॉर्टेंट है इस नियम के बारे में
क्या हमारे पास निकला। तो इस नियम से जो हमारे पास निकला वो ये है, सबसे पहली बात तो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्व बल का नियम किसने दिया, तो न्यूटन जो थे उन्होंने क्या दिया, गुरुत्व बल का नियम दिया, ठीक है। अब दूसरा जो इससे निकल के आता है वो ये है कि हो सकता है आपको ऊपर स्टेटमेंट दे दी जाए, ठीक है, कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है, तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन का आकर्षण का नियम है, ठीक है। अब अगला जो आएगा वो ये है, वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे हो सकता है कि वो आपसे स्टेटमेंट ना पूछे, ठीक है, वो ऊपर बोले कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या था, ठीक है, और नीचे वो आपको 4 जो है ये फॉर्मूला लिख के देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला जो है वो लिख के देते हैं, ठीक है ना। वो बोलेंगे कि न्यूटन का ग्रेविटेशन नियम या गुरुत्व नियम क्या है, ठीक है। अब वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना, कि F बराबर है G(m1 m2), ठीक है, अपॉन R, B G(m)² अपॉन R², C F बराबर है G(m1 m2) अपॉन R², और C आपको दे देंगे F बराबर है G(r1 r2) अपॉन m², ठीक है। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अब ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन का नियम जो दिया उसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो अगर आपको नियम याद है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, कि F = G(m1 m2) अपॉन R², ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो है न्यूटन के नियम से बनते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट लॉ बन जाता है, ठीक है ना, इसके अंदर, क्योंकि ये समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो न्यूटन के नियम से बनते हैं। अब देखते हैं कि न्यूटन ने अपने नियम में जो जी की बात की वो क्या था, इस जी की जो बात की वो क्या था, ठीक है। अब देखो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, ठीक है, वो तो यही था कि F जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन R², ठीक है। न्यूटन ने जो अपना फॉर्मूला दिया था वो तो ये था m1 m2 अपॉन R²। न्यूटन ने यही फॉर्मूला दिया। बाद में, ठीक है, बाद में जो है इसमें इस साइन को हटाने के लिए यहाँ क्या लगाया गया, G, ठीक है। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में ठीक है। तो ये है हमारा इसका नाम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, या इसका एक नियतांक। नियतांक क्या होता है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम किसी चीज़ को देते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो है इसकी वैल्यू। आपसे पेपर के अंदर G की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है ना। तो G बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, या तो वो आपसे न्यूटन का जो नियम था, न्यूटन ने अपने लॉ के अंदर क्या जो फॉर्मूला दिया वो आएगा, वो आपसे ये पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि जो इसमें जी है वो क्या है, ठीक है। तो जी है इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक नियतांक है ये, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन मेन बनता है वो है इसका वैल्यू, जी की वैल्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जी की वैल्यू हमारे पास है, इसको आपको याद करना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट जो है वो आपसे अलग से भी पूछ लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ इस जी से क्या क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जी कहाँ से आया, फॉर्मूले से निकल के, इस फॉर्मूले से ये जी आया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या होगी, जी की वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि जी की खोज किसने की थी। तो जी की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, हेनरी कैवेंडिश। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जी जो है, ठीक है ना, जी की खोज किसने की और जी की वैल्यू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है जी की एसआई यूनिट, ठीक है। तो जी की एसआई यूनिट आप लोग देख सकते हैं, वैल्यू के साथ भी लिखी है, न्यूटन, एन से न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जी की CGS यूनिट क्या है। तो ये है आपकी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जी से निकल के आते हैं, ठीक है ना। वो आपसे जी पूछ सकते हैं कि जी की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी का मान क्या है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वो आपसे पूछ सकते हैं अलग से कि जी की एसआई यूनिट क्या है, तो जी की एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वो पूछ सकते हैं कि जी की CGS यूनिट क्या है, तो जी की CGS यूनिट है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपसे जो है इसके अंदर, ठीक है, इसके बाद और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो है जी का वीमा, ठीक है। इंग्लिश में जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी का वीमा जो है वो पूछ लिया जाता है। तो जी का वीमा जो है वो है m-1 L3T-2। बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछा गया है जी का वीमा, यानी कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m-1 L3T-2, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो जी से बनते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। तो ये जी आया कहाँ से, सबसे पहले जी आया हमारे न्यूटन के नियम से, ठीक है ना। न्यूटन के नियम में ये जो था एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आई निकल के, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी वो वैल्यू क्या है कांस्टेंट, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। जी की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। जी की CGS यूनिट क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। जी का वीमा क्या है, m-1 L3T-2, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे जी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा
कि ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व बल कैसा बल है। तो गुरुत्व बल कैसा बल है? ऐसा बल है जो आकर्षण बल है, दो चीज़ों को आकर्षित करता है। दूसरा ये संरक्षी बल है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ये सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है। और तीसरा जो हमने पढ़ा वो क्या था कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसा बल है जो बिना किसी संपर्क के भी आपस में काम करता है, ठीक है। अगली चीज़ जो हमने पढ़ी वो था न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि अगर दो हमारे पास पिंड हैं, ठीक है ना, दो पिंडों के बीच में जो हमारा आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके वर्ग के इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रम अनुक्रमानी होता है, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें पढ़ा और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो था F = Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G क्या है? ये एक नियतांक है, गुरुत्व का नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बारे में पूछ सकते हैं। G की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। G की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। G की CGS यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। G का वीमा डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3T-2, ठीक है। तो ये जो था ये था हमारा न्यूटन का नियम, ठीक है। तो G जो है ना, ये वैल्यू, ठीक है, ये कहाँ काम करती है? पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये वैल्यू जो है वो काम कर रही है, ठीक है। हमारी जो G ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू है ये G 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या है? इतनी ही रहती है, ये इतना ही काम करती है, ठीक है। तो सोचिए इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁻11। सोचिए कितना कम है, ठीक है। और यही कारण है कि हमें जो है ये बल जो है महसूस नहीं होता है, ठीक है। अगर ये बल इतना कम ना होता, ठीक है, तो हमें महसूस होता। तो अच्छी बात है कि इस बल की जो वैल्यू है ना, मान जो है इसका वो बहुत कम है, इसलिए हमें ये बल जो है वो कैसा होता है? महसूस ही नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है इसकी इतनी छोटी वैल्यू जो है, इसका ही कारण है कि हमें यह बल महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये था न्यूटन का नियम, ठीक है। अब अगला जो है तो आज हमने जो बात की वो की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्व बल के बारे में, ठीक है ना। वो ये फोर्स क्या होती है, किस तरह की होती है, कहाँ कहाँ पर काम करती है, और हमने जाना कि इसका एक नियम क्या है जो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो वो नियम क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली, ठीक है। तो वो सब जो है आज हमने पढ़ा है। कल हम पृथ्वी पे जो गुरुत्व बल है, ठीक है ना, पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, ठीक है ना, हमें पता है कि पृथ्वी पे जो हमारी लाइफ जो पॉसिबल है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटी। हर चीज़ के बीच में ग्रेविटी है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षण करके बैठी है, ठीक है। तो पृथ्वी पे ग्रेविटी क्या है? जो जी आज हमने पढ़ा, जो जी हमने आज पढ़ा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के लिए था, यूनिवर्स के लिए था। जो आज हमने बात की है जी की, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए की है, यूनिवर्स के लिए की है, ठीक है। ये जी क्या है? पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इस जी की वैल्यू जो है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, वो पूरे ब्रह्मांड पे वही रहेगी, उसकी बात की है, ठीक है। कल हम बात करेंगे छोटे जी की, स्मॉल जी की, जो केवल किसके लिए है? अर्थ के लिए। जो आज हमने बात की है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए की है कि पूरे ब्रह्मांड में ये जी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको किसने खोजा, उसकी एसआई यूनिट क्या है, इसके बारे में हमने सब पढ़ा। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं। स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे जो केवल पृथ्वी के लिए है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। डू लाइक द लेक्चर एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।